हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। टॉपिक क्या है, फिर डिटेल बात करेंगे। तो राष्ट्रपति ने भारत के 51वें यानी 51st चीफ जस्टिस की शपथ किसको दिलाई है? दुनिया का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बना जिसको फिडे ने रेटिंग दी है? मात्र 3 साल का ये बच्चा है, भारतीय है। किस देश में विकसित लकड़ी से बना सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? क्या खास है ये, क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या रिसर्च किया जाएगा उस पर, ये जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस जलवायु परिवर्तन सम्मेलनी COP29 किस शहर में आयोजित हुआ है और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है? महत्वपूर्ण है ये, पर्यावरण से रिलेटेड। COP29 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रिप्रेजेंटेशन भारत की तरफ से किसने किया है? किस यूरोपीय देश ने भारत से पिनाक रॉकेट खरीदने की दिलचस्पी जाहिर की है और पूरी टीम एक वहाँ की सेना की इंडिया आ रही है देखने के लिए? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राहक कौन बने हैं जो खरीद रहे हैं? ठीक है, तो और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। और मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ऐप पर यानी शार्प लर्निंग जो ऐप है वहां भी तमाम लोग स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, जागना चाहिए आपको कि हमारे नाम से हमारे फ़ोटो लगाकर और मेरा नाम लगाकर कई सारे नंबर चल रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर। और उसमें ये मैसेज भेजा जा रहा है, मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, ये मेरा नंबर नहीं है, ये फर्जी नंबर है, किसी फ्रॉड ने ये काम किया है। लिखा आई एम सन्मय प्रकाश, दिस इज माय व्हाट्सएप वर्क नंबर, काइंडली सेव दिस नंबर। तो इस तरह के कोई भी मैसेज आए तो आप समझिएगा कि ये फ्रॉड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो ये है, व्हाट्सएप चैट का हेल्पलाइन नंबर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से आपको मैसेज का कॉल आता है और अगर सन्मय प्रकाश के नाम का यूज़ किया जाता है या इस तरह के मैसेज आते हैं तो समझ लीजिएगा ये फ्रॉड है। इस पर मैंने साइबर क्राइम का जो सेल है उसको लेकर पुलिस में हमने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। तो इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं जो कि बच्चों को के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये आपके लिए एक मैं बता दूं, आप लोग सतर्क रहिएगा। ठीक है, सतर्कता ही ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जो फ्रॉडी है ना वो तरह तरह के भेष में फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट नाम से कितनी बड़ी फ्रॉड का पूरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये सतर्क रहिएगा। मैं अपने नाम से कभी भी किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, न करूँगा किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, ओके। कोई भी मैसेज आएगा तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर लिखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से जवाब मिलेगा। और कुछ इस तरह के अगर मैसेज आए किसी दूसरे नंबर से कि आप कोर्स ज्वाइन करें या मैं सन्मय प्रकाश हूँ या सरकारी जॉब न्यूज़ से मैं मैसेज कर रहा हूँ या शार्प लर्निंग ऐप से मैसेज कर रहा हूँ, तो आप सतर्क रहिएगा और यहाँ पर सूचना दे सकते हैं आप। ठीक है, चलें अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यानी देश के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51st कौन बने हैं जिनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? आंसर का जस्टिस संजीव खन्ना। क्या नाम है? जस्टिस संजीव खन्ना। तो 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना को CJI पद की शपथ दिलाई गई है और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, राष्ट्रपति भवन से जारी किया गया है। तो जस्टिस खन्ना ने किसकी जगह ली है? तो पूर्व CJI यानी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ उनकी जगह ली है। अगर जस्टिस खन्ना के बारे में हम बात करें तो उनके पिता और चाचा दोनों जो है ना वो जज रह चुके हैं, जजों के खानदान से हैं। इनके पिता देवराज खन्ना जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और इनके चाचा जस्टिस HR खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज काफ़ी चर्चित जज भी रहे हैं वो। ओके, तो ये इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था 14 मई 1960 को। शुरुआती करियर इन्होंने किया था 30 हजारी कोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ पर 1983 में वकालत की प्रैक्टिस की थी। बाद में फिर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की। फिर 2005 में ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए थे। 2019 में प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और अभी 11 नवंबर 2024 को 6 महीने के लिए वो 6 महीने से कुछ दिन ज़्यादा वो चीफ जस्टिस बने हैं और वो रिटायर होंगे 13 मई 2025 को। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश का, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो कि 3 वर्ष का है मात्र, उसका नाम बताएं जिसे फिडे ने रेटिंग दी है। देखिए शतरंज खिलाड़ी तो आप कह सकते हैं 2 साल के भी बच्चे को, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, फिडे ने रैंकिंग दी है, फिडे के द्वारा रैंक्ड है। आंसर क्या होगा इसका, अनीश सरकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, 3 साल के मात्र। द इंडियन एक्सप्रेस में आप ये न्यूज़ देख रहे हैं। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये रहे, 3 साल के मात्र हैं। इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 2021 को। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा रैंकिंग पाने वाले वो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी यानी चेस प्लेयर बन गए हैं। उनको नवंबर में अभी रैंकिंग दी गई है। कोलकाता के रहने वाले हैं। उन्होंने अंडर-9 और फिर अंडर-13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इनके जो साथ में थे वो 13 साल से कम उम्र के थे, यानी 10 साल, 11 साल, 12 साल के, और ये 3 साल के खेल रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग खेलों में जो उन्होंने हिस्सा लिया है भारत में ही, तो उसके बाद अभी उनको रैंकिंग दी गई है नवंबर 2024 में। जो इंडियन रैंकिंग है वो 1555 है। कितना है, 1555 रैंकिंग दी गई है, रेटिंग दी गई है। जबकि फिडे वर्ल्ड रैंकिंग में भी इनका स्थान है। सक्रिय खिलाड़ियों में 1,46,736वां रैंक है इनका। ठीक है, तो ये हैं शानदार व्यक्ति अनीश सरकार, जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड ये खिलाड़ी हैं, चेस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके गुरु हैं ये जो इनको ट्रेनिंग देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है जापान। ये जापान में निर्मित है। सैटेलाइट के बारे में अगर प्रमुख बातें बताएंगे तो ये देखिए, सैटेलाइट जो है ये चारों तरफ से, यानी पैनल है, इसके जो चारों तरफ के हिस्से हैं ना वो लकड़ी के बने हुए हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम डिटेल आपको आप बताते हैं हम यहाँ से। इसका नाम क्या रखा गया है, लिग्नोसैट। क्या नाम रखा गया है, लिग्नोसैट नाम रखा गया है। और ये लैटिन शब्द के आधार पर है, उसका मतलब लकड़ी होता है। लिग्नो जो शब्द है वो लैटिन से लिया गया है, तो लिग्नोसैट नाम रख दिया गया है। लंबाई 4 इंच है, मात्र 4 इंच है, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई है। वजन 900 ग्राम है। ये सैटेलाइट बड़ा सा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में छोटा सा है। ये दिखा भी दूँ मैं, हाँ ये देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में, जो साइंटिस्ट हैं उनके हाथ में ये सैटेलाइट है। ठीक है, और डिटेल, हाँ वजन 900 ग्राम है। अब सवाल होगा किस वृक्ष के यानी किस पेड़ की लकड़ी से इसका निर्माण हुआ है? तो एक खास तरह का पेड़ है जिसका नाम है मैग्नोलिया। क्या है, मैग्नोलिया वृक्ष है, उसी के लकड़ी से बनाया गया है। और इन्हें साथ रखने के लिए किसी पेचकस या गोंद का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पारंपरिक जापानी जो शिल्प तकनीक है उसका प्रयोग करके उसको फिट किया गया है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है ना, जॉइंट कहीं भी उसमें पेच वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है, जापानी तकनीक से उसको जॉइंट कर दिया गया। अब सवाल होगा किसने डेवलप किया इसे? तो क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो कब और कैसे लॉन्च किया गया इसको? तो बात है ये 5 नवंबर को स्पेस एक्स यानी अमेरिका से ही इसको लॉन्च किया गया, ड्रैगन कार्गो कैप्सूल के जरिए, और इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में भेजा गया है। और वहाँ पर देखा जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, और 1 महीने बाद इसको पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में छोड़ दिया जाएगा, वहीं से छोड़ दिया जाएगा, और जहाँ ये 6 महीने तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अब सवाल ये होगा कि लकड़ी का सैटेलाइट आखिर क्यों? तो देखिए, क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उनका यह अनुमान है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में यानी अंतरिक्ष अन्वेषण में इस्तेमाल होने वाली जो कुछ धातु हैं उसकी जगह लकड़ी ले सकता है। हालांकि लकड़ी का प्रयोग पूरी तरह से नया नहीं है, इससे पहले अलग अलग छोटे मोटे तौर पर प्रयोग होते रहे। तो क्योटो यूनिवर्सिटी के जो वन विज्ञान के प्रोफेसर हैं काजी मोरातो, तो उन्होंने रॉयटर्स जो एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसको ये बताया है कि 1900 के दशक के शुरुआत में हवाई जहाज़ जो है, काफ़ी वर्ष पहले हवाई जहाज लकड़ी के बने होते थे, और लकड़ी के उपग्रह भी संभव है। पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष जो है वो
लकड़ी अधिक टिकाऊ है। मतलब पृथ्वी पर लकड़ी उतना टिकाऊ नहीं है, वो खराब हो सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में काफ़ी टिकाऊ है क्योंकि वहाँ पर पानी या ऑक्सीजन नहीं है जो उसको सड़ाए या जला दे। ठीक है। अंतरिक्ष में तापमान का उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा होता है। चरम वातावरण में भी इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। अंतरिक्ष में हर 45 मिनट पर टेम्परेचर जो है ना -100 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कभी माइनस हो जाएगा, कभी 100 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कि जो वस्तुएं हैं वो कभी अंधेरे में यानी सूर्य के कभी प्रकाश में गुजरती है, कभी अगर पीछे की ओर सूर्य के पीछे चला मतलब पृथ्वी के पीछे की ओर चला गया दूसरी तरफ, सन इस तरफ है तो अंधेरे में भी गुजरता है। तो लकड़ी को माना जा रहा है कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बेहतर हो सकती है। और ये जो उपग्रह है ना, ये काम ये भी करेगा कि मतलब इसमें सेमीकंडक्टर जो है इसमें मौजूद है। देखिए लकड़ी का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर के पार्ट्स लकड़ी के नहीं है, अंदर के पार्ट्स वही जो बनते हैं जिस सेमीकंडक्टर है जिन पदार्थ से बनता है उसी का बना हुआ है। तो ये उपग्रह क्या कि लकड़ी के बना हुआ होने की वजह से इसमें जो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है उस पर स्पेस रेडिएशन का इफेक्ट कम हो सकता है। तो ये सारी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। तो पूरी तरह से ये लकड़ी का नहीं बना है, केवल पैनल है। इसलिए मैंने क्वेश्चन में भी ये इसी तरीके से लिखा है कि पहला लकड़ी पैनल वाला ये सैटेलाइट ये है बना हुआ। ठीक है। तो अंदर की जो चीज़ है, देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो नॉर्मल सैटेलाइट होते हैं ना उसका जो पैनल होता है वो उसका बाहरी हिस्सा आमतौर पे एल्युमिनियम संरचनाओं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये किस तरह से प्रतिक्रिया करता है ये सब भी देखा जाएगा उसमें। ठीक है। पारंपरिक जो एल्युमिनियम के बने होते हैं और जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है अंतरिक्ष में तो वो कुछ वक्त बाद, कुछ साल बाद वो धीरे धीरे पृथ्वी के ओर आता है और वायुमंडल में जल जाता है और इससे एल्युमिनियम ऑक्साइड पैदा होता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड पैदा होने से, क्योंकि वहाँ से जल के आ रहा है ना, पृथ्वी के वायुमंडल से जो घर्षण हो रहा है उससे जल जाता है वो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से क्या है ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा माना जाता है। और इससे दिक्कत भी है, अगर बहुत सारे सैटेलाइट हैं और वो गिरने लगे किसी वजहों से तो मानव आबादी पर नुकसान हो सकता है। जैसे स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जिसमें एकदम तारामंडल जैसा ही बना दिया गया है, पृथ्वी को बनाया जा रहा है, करीब 6,500 सक्रिय उपग्रह हैं। तो ऐसे में क्या है, लिग्नोसैट जो ना वो लाभ दे सकता है। वो जब अगर गिरता भी है पृथ्वी पर तो वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषण नहीं फैलाएगा और जल के नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, उसका हिस्सा ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था जो आपने जाना। और हाँ, एक और बात बताऊं मैं कि ये फोटोग्राफ देखा मैं तो ये ध्यान आया कि अभी क्या है ना, चांद और मंगल पर वैज्ञानिकों का ये सोचना है कि वहाँ पेड़ लगाया जा सकता है और घर बनाया जा सकता है। तो क्योटो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं तकाओ दोई, तो उनकी टीम का लक्ष्य ये है कि अगले 50 साल में 50 ईयर में चांद और मंगल पर पेड़ लगाया जाए, लकड़ी के घर बनाए जाए। और इसके लिए नासा के द्वारा जो प्रमाणित लकड़ी है उसी के उपग्रह को विकसित किया गया है ताकि ये साबित हो सके कि लकड़ी अंतरिक्ष में काम आने वाली सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ISPCS करंट अफेयर्स की तैयारी वो आपकी यहाँ हो सकती है कि मेंबरशिप प्लान के ज़रिए, और इसके ज़रिए PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। PDF कई तरीके के होते हैं, MCQ नोट्स होता है डिटेल में, फिर वन लाइनर भी होता है और केवल MCQ भी मिल जाता है PDF। मॉक टेस्ट होते हैं वीकली, मंथली, टेस्ट सीरीज UPSC, स्टेट, PCS इन सब के लिए मिल जाता है। 1 साल की वैलिडिटी होती है और प्राइस में छूट चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और इसमें 2023 का भी PDF मिल जाएगा, 24 का भी मिल जाएगा और अगले 1 साल तक जब तक की वैलिडिटी होगी 2025 का भी कंटेंट आपको PDF मिलेगा। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप है उसके ज़रिए। ठीक है। दूसरा एक मेंबरशिप प्लान है, बेसिक मेंबरशिप प्लान, जो कि सभी SSC, स्टेट SSC, टीचर, पुलिस, रेलवे इन सब के एग्जामिनेशंस के लिए है। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, तो टेस्ट भी मिल जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी पूरे सबके वहाँ मिल जाते हैं, तो ये मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो लोग जीएस फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुके हैं और ये प्राइस है मात्र इतना। तो बैच 2 है, 24 महीने तक के लिए वैलिडिटी होती है, 10 महीने में पूरा कोर्स कर दिया जाता है। जीएस का फाउंडेशन बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी है ये। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। कब से कब तक ये आयोजन हो रहा है? तो 11 से 22 नवंबर तक हो रहा है, ठीक है, 11 से 22 नवंबर 2024 तक। कहाँ पर? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये आयोजन हो रहा है, ठीक है। एक बार अजरबैजान को देख लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। मैप के जरिए चलते हैं। ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, देखते हैं। तो उसी में ना आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये है अजरबैजान। क्या है ये? अजरबैजान। इसी की राजधानी है बाकू। और राष्ट्रपति कौन है इसके? तो इसके हैं इसके राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। क्या नाम है? इल्हाम अलीयेव। प्रधानमंत्री अली असदोव। मुद्रा है मनात, ठीक है। यहाँ पर है ये देश अजरबैजान। आबादी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे, अक्सर एग्जामिनेशन में लोकेशन से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इधर रूस का हिस्सा है, किसका? रशिया का हिस्सा है, ओके। और फिर ये जॉर्जिया हो गया, यहाँ वाला ये रेड कलर वाला देख रहे हैं। फिर यहाँ पर ये आर्मेनिया है, ठीक है। ये इधर तुर्की हो गया, तुर्की का भी हिस्सा कुछ यहाँ पर है, इस जगह से लगता है तुर्की हो गया। और ये ईरान हो गया, ठीक है। तो इतने इसके पड़ोसी देश कौन कौन हो गए? रूस, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और आर्मेनिया, ओके। समुद्र, किस समुद्र से? तो कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी से कनेक्टेड है, ओके। भारत भी यहाँ पहुंचा है। किसके नेतृत्व में भारत का पूरा डेलीगेशन पहुंचा है वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे। लेकिन भारत जो है ना वो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि COP29 में जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है और जो पेरिस समझौता है उसके सिद्धांतों को जो है ना लागू करने पर बात होनी चाहिए। भारत को उम्मीद है कि पेरिस जलवायु जो समझौता था उसका अनुच्छेद 6 जो था कार्बन मार्केट, उस पर काम पूरा होगा। और उम्मीद ऐसी है कि COP29 एक ऐसा तंत्र पर सहमत होगा जो कि कम कार्बन विकास के प्रोत्साहित करेगा, कार्बन क्रेडिट जैसे बाजार को उपयोग करेगा, ठीक है। और इस दौरान एक ये भी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव जीत चुके हैं अमेरिका में, तो ऐसे में ये भी जलवायु परिवर्तन को लेकर ये जो COP29 है, इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जब वो इससे पहले राष्ट्रपति थे ना, उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि ये जलवायु परिवर्तन वाले जो एग्रीमेंट था, संधि थी, उससे वो बाहर निकल गए थे, ठीक है। इनकार भी कर सकते हैं, संभावना ये भी है कि वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो पेरिस जलवायु समझौता ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये है क्या, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो, इन सब में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, जलवायु जो पेरिस जलवायु समझौता क्या है ना, वो एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसको कब आयोजित किया गया था या तय किया गया था, साइन किया गया था? तो 12 दिसंबर 2015 को। कब? 12 दिसंबर 2015 को ये, और 196 देशों ने उस वक्त अपनाया था। फिर संख्या ये बढ़ी भी, और ये समझौता लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। और दुनिया के जो नेता हैं वो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने का प्रयास करने के लिए भी संकल्प लिया था। और
और ये भी हुआ था कि ग्रीन हाउस जो गैसेज है ना, उत्सर्जन है, उसका उत्सर्जन यानी एमिशन, उसको कटौती की जाए ताकि वैश्विक तापमान जो है ना वो ज़्यादा ना बढ़े। वैश्विक तापमान बढ़ने से बहुत सारे नुकसान है, क्या नुकसान है वो भी बताएंगे आप आगे। देखिए, ये हुआ था कि वैश्विक तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए, उसके प्रयासों को बढ़ाया जाए और पूर्व औद्योगिक काल में दर्ज जो तापमान थे 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम रखा जाए। हालांकि इस पर भी फिर बात हुई कि 1.5 डिग्री ही रखा जाएगा, ठीक है। और क्या बातें, मानवीय गतिविधियों से या जो ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है, जो हमारी वजहों से, आपकी वजह से, लोगों की वजहों से जो ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है ना, उत्पन्न हो रही है, उसके उत्सर्जन के स्तर को सीमित किया जाए, इतना सीमित किया जाए कि प्राकृतिक रूप से पेड़, मिट्टी, महासागर तो ये सब जो है ना अवशोषित कर ले, यानी शून्य शुद्ध कार्बन एमिशन हो। 2050 से 2100 वर्ष 2050 से 2100 तक अलग अलग देशों ने अपना अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि हम नेट ज़ीरो तक हम चलेंगे, ठीक है, नेट ज़ीरो तक चलेंगे। तो नेट ज़ीरो का क्या मतलब होता है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट ज़ीरो मतलब कि हम इतना ही कार्बन पैदा करें, इतना ही प्रदूषण फैलाएं जितना हमारा पर्यावरण उसको सोख लेता हो, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत ने नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा हुआ है 2070 तक। कब तक का? 2070 तक। और सारी बातें हैं, जैसे प्रत्येक देश जो है ना वो अपने उत्सर्जन कटौती को लक्ष्य निर्धारित करेगा कि हम इतना कटौती करेंगे, हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। साथ में खास बात यह है कि अमीर देश जो है ना वो गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए धन मुहैया कराएंगे, मदद करेंगे, और इसको जलवायु वित्त के रूप में माना जाएगा। ओके, तो ये है। हालांकि हाल के वर्षों में जो है इस पर काफ़ी विवाद हुए हैं, खासतौर पर ट्रंप जो है ना वो बिल्कुल कतई समर्थन में नहीं है कि अमीर देश जो है वो गरीब देशों को पैसा दें इसके लिए, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि इतना बड़ा जो सम्मेलन चल रहा है तो इसमें या यूनाइटेड नेशंस पेरिस जलवायु समझौता भी हुआ था, तो आखिर 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्रोथ बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब ज़्यादा क्यों नहीं हो। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि तापमान में अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है ना तो ग्रह के लिए खतरा होता है, लंबी गर्म लहरें उठ सकती हैं, तूफान, जंगलों में आग, ये सब हो सकता है। और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की सहमति इसलिए बनी है ताकि मतलब ये देखा जा रहा है, वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि जैसे जैसे दुनिया का टेम्परेचर, औसत तापमान जो है ना वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाएगा एवरेज टेम्परेचर जो अभी है उससे, तो पूर्व औद्योगिक काल से ये कहा जा रहा है, तो प्रभाव बहुत ही गंभीर हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, या अभी जैसे नवंबर चल रहा है और सर्दी महसूस ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह के तूफान बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत गंभीर तूफान आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे तूफान आ रहे हैं, सूखा हो रहा है, ठीक है, अचानक बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अत्यधिक गर्मी होगी तो जो दोनों ध्रुव हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलेगा। ऐसे में क्या होगा कि समुद्र स्तर में बढ़ोतरी होगी। अगर समुद्र स्तर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती ना तो ज़मीन पे समुद्र का पानी ऊपर आ सकता है, ठीक है, और इससे करोड़ों लोगों जो है वो उनके लिए रहने का साधन खत्म हो सकता है, ठीक। खासतौर पर जो कोस्टल एरिया के जो तमाम देश हैं वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने जाना। ये सब का PDF जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, उसके ज़रिए अगले 1 साल तक तैयारी कराई जाएगी, PDF मिल जाएगा, तरह तरह के PDF मिलेंगे, पिछले 2 सालों के भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से रिलेटेड है। तो ये COP29 जो है ना उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया, मतलब इंडियन डेलीगेशन का
जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कीर्तिवर्धन सिंह। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, कीर्तिवर्धन सिंह। ये कौन है? तो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं इस देश के, भारत के। तो वो पूरे एक इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के साथ वो पहुंचे हैं, उसी का नेतृत्व कर रहे हैं। और पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में जो सचिव हैं लीना नंदन, तो वो उपनेता बनी है और पूरी टीम गई है, वार्ताकार भी शामिल इसमें हुए हैं। ठीक है, तो भारत जो है ना वो पेरिस जलवायु समझौते को लागू करवाने की बात करेगा कि वही वो ढंग से लागू हो और अमीर देश जो है ना वो गरीब देशों को या विकासशील देशों को मदद करें और कार्बन ट्रेडिंग जो है ना उस पर बात बने। अब सवाल ये होगा कि कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है, एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, कार्बन ट्रेडिंग ये होता है कि कार्बन की खरीद बिक्री, ट्रेडिंग कैसे खरीद बिक्री होगी? जैसे कि कोई देश या कोई संगठन ही कह लीजिए, ठीक है, एक संगठन है ए जो कि बहुत पॉल्यूशन फैला रहा है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो कार्बन एमिशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसका लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो नहीं चाहता कि हम करें। और एक देश है बी या एक उद्योग है बी जिसने क्या किया, अपने कार्बन एमिशन को कम किया, लगातार कम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये कार्बन ट्रेडिंग करेगा, जैसे ये कम कर रहा है तो इसको फ़ायदा मिलना चाहिए ना। क्यों ये अपने बिजनेस में ऐसे ये जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इसने ज़्यादा यूज़ किया, ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इससे कार्बन क्रेडिट खरीदेगा, इसको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की ओर से और ये क्या करेगा, इसके पास कार्बन क्रेडिट है तो ये बेच देगा इसको, ठीक है। आप अपना उद्योग को कंट्रोल नहीं कर पा सकते हो तो चलिए हम आपके बदले हम जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं और इसकी रकम, मतलब इस कार्बन क्रेडिट का एक रकम है, वो ये इस इंडस्ट्री को या इस देश को रकम देगा, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन क्रेडिट का पूरा ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये कार्बन क्रेडिट इसको देगा, इसके बदले में ये रकम मिल जाएगी, ओके। तो यही पूरी चीज स्थिति है कार्बन क्रेडिट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा खासा प्रश्न है ये। किस यूरोपीय देश ने भारत के पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली यानी MBRL प्रणाली को खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है? कौन हो सकते हैं? वो भी यूरोप का देश। आंसर क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस ने दिलचस्पी जाहिर की है और वो चाहता है कि वो खरीदे और इसका एक पूरा दल, मिशन, स्पेशल मिशन, जैसे ये फ्रेंच आर्मी ऑफिसर ने ये कहा है कि वी हैव अ स्पेशल मिशन दैट गोइंग टू कम टू इंडिया इन द कमिंग वीक्स। तो इवेलुएट करेगा कि ये लॉन्चर और जो एमिनेशंस है वह उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ओके। तो फ्रांस अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत के पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली को खरीदने पर विचार कर रहा है। फ्रांसीसी आर्मी का एक दल अभी नवंबर में ही इसके लिए इंडिया पहुंच रहा है, ठीक है। देखिए, फ्रांस के पास ना मौजूद है, रॉकेट प्रणाली है, ऐसा नहीं है कि उसके पास नहीं है। उसके पास M270 लॉन्च रॉकेट यूनिटेयर है, LRU रॉकेट सिस्टम है, और लेकिन वो बदलना चाहता है और उसके पास जो ना वो 13 पूरे सिस्टम हैं, 13 यूनिट है, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो यूक्रेन को भी ट्रांसफ़र कर दिया है, उसने यूक्रेन को मदद के तौर पर दिया है। तो और वो चूँकि ये चीज़ पुरानी हो चुकी है उसकी अपनी, तो वो चाह रहा है कि इसको चेंज कर दें, नई चीज़ें और बेहतर चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसलिए इसको पिनाक जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है इसका इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, इसका ना आर्मेनिया पहला ग्राहक था, ये स्वदेशी रूप से विकसित है पिनाक, जो ये वीडियो भी देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले मतलब भारत में तो इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है, इसके अलावा विदेश में अगर कोई ग्राहक था पहला तो वो आर्मेनिया पहला ग्राहक था जिसने रुचि दिखाई थी, ओके। और भारतीय सेना में 4 पिनाक रेजिमेंट मौजूद हैं, ओके।
और 6 और रेजिमेंट के तौर पर वो ऑर्डर में है। ओके, पिनाक के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसकी रेंज 38 किलोमीटर है। कई तरह के गोला बारूद ये दाग सकता है। इसके रेंज बढ़ाने पर भी काम चल रहा है और इसके रेंज को बढ़ाकर 75 किलोमीटर से अधिक किया जाएगा। ओके, और आखिरकार लास्ट में फिर 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक का रेंज बढ़ाने की पूरी योजना है। पिनाक नाम जो है ना वो भगवान शिव के धनुष के नाम से लिया गया है और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था 1986 में डेवलप किया था और इसके बाद से बहुत सारे एडवांस वर्जन आ चुके हैं। कौन उत्पादन कर रहा है इसका? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स और लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T वो उत्पादन इसका कर रहे हैं। अब एक बार फ्रांस को देख लेते हैं। पिनाक सिस्टम उसने इच्छा जाहिर की है लेने की। ये अपना प्यारा भारत है और चलते हैं अब यूरोप में, फ्रांस में। तो यूरोप में यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है फ्रांस। ओके, रेड कलर में। इसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और प्राइम मिनिस्टर अभी मौजूदा कौन है? मिशेल बर्नियर। क्या नाम है? मिशेल बर्नियर। राजधानी है पेरिस, मुद्रा यूरो है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राहक कौन रहे? कौन से देश रहे जिसको एक्सपोर्ट किया गया है, जिसने इंपोर्ट किया है भारत से? आंसर का यूएसए, फ्रांस और आर्मेनिया। नंबर 1 यूएसए है, दूसरे फ्रांस और फिर तीसरे पर आर्मेनिया है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, भारत लगातार कोशिश ये कर रहा है कि स्वदेशी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसका उत्पादन बढ़े और हम निर्यात करें। तो इसी में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया ये शीर्ष 3 बड़े ग्राहक बनकर उभरे हैं। भारत इनमें से 2 से काफ़ी कुछ खरीदता है, लेकिन भारत निर्यात भी कर रहा है। तो न्यूज़पेपर द हिंदू ने ये प्रकाशित किया है कि वर्तमान में भारत जो है ना वो दुनिया भर के 100 से अधिक देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टॉप 3 थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मैं 2023-24 में तो टॉप 3 जो थे उसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया था। ठीक है, तो एक बार मैं ये चार्ट भी दिखा देना चाहता हूँ। द हिंदू ने ये जो है ना वो चार्ट पेश किया है। तो किस तरीके से साल दर साल, जैसे 2016-17 जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब हुआ? अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक। ठीक है, तो अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक इतना एक्सपोर्ट किया था। फिर बढ़ते और 23-24 में हमने 21,083 करोड़ रुपए का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक्सपोर्ट किया है। और 24-25 अभी चल रहा है अप्रैल के बाद से, तो उसमें हमने 11,334 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी ये महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं। ठीक है, अमेरिका को क्या निर्यात हो रहा है? अमेरिका को निर्यात होने वाले बड़े सामानों में लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे जो डिफेंस कंपनी है ना बड़ी, तो उसके लिए विमान और हेलीकॉप्टर के महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं वो सब यहाँ से बन के वहाँ जाते हैं। फ्रांस को क्या निर्यात किया जाता है? तो फ्रांस को बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये सब निर्यात किया जाता है। अब तो पिनाक भी निर्यात किया जाएगा उसको, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। आर्मेनिया को क्या निर्यात किया जाता है? तो आर्मेनिया को पिनाक दिया गया था सिस्टम, और बहुत सारे और भी रडार सिस्टम वगैरह बहुत कुछ दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि लोगों को कानूनी जागरूकता फैलाया जाए, समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग को मुफ्त में कानूनी सहायता ये सब सलाह प्रदान किया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवस की शुरुआत की थी 1995 में ही। उसके बाद से लगातार ये मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए तो आंसर होगा 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। उद्देश्य ये है कि साइंस और जो महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है साइंस की, तो उन मुद्दों पर बहस हो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को ने इसको घोषित किया हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 नवंबर को। किसकी याद में? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके, तो इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ओके, तो 2008 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस दिवस की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया 9 नवंबर 2024 को? आंसर का पोलो। पोलो के काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी रह चुके थे वो, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार भी उनको मिल चुका था हरिंदर सिंह सोढ़ी। तो उम्र संबंधित समस्याएं थी, उसकी वजह से 9 नवंबर को निधन हुआ। 86 ईयर के थे, और पोलो जगत में, पोलो स्पोर्ट्स में वो बिली सोढ़ी के नाम से पॉपुलर थे। क्या नाम से? बिली सोढ़ी के नाम से पॉपुलर थे। 1980 में मॉस्को ओलंपिक के दौरान भारतीय घुड़सवारी पोलो टीम के वो मैनेजर के रूप में भी काम कर रहे थे, प्रबंधन किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है? इस तरह के सवाल हो सकते हैं। कभी पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रा हिंद जो है वो कहाँ पर किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। अब ये पूछा जाएगा कि किसके साथ किया गया, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, कब से कब तक ये हुआ है? 8 से 21 नवंबर तक ये आयोजन हुआ है। तीसरा संस्करण था इस बार का। ठीक है, तो ये अभ्यास पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दिसंबर 2023 में। इस बार नवंबर में भारत में महाराष्ट्र में आयोजन हुआ है, और इसमें आतंकवादी कार्रवाइयों का जवाब देना, कब्जा किसी क्षेत्र पर कैसे करना है, ड्रोन का संचालन, ड्रोन को किस तरह से बेहतर ढंग से जो है आतंकवाद या युद्ध की स्थिति में उसका बेहतर यूज़ करें, तो उन सब के लिए ये आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? वो इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो जल्द ही प्रभार ग्रहण करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र के वादक पंडित राम नारायण का निधन हो गया 8 नवंबर 2024 को? आंसर का सारंगी। तो सारंगी वादक थे, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे, दुनिया के महान साधक के रूप में जाना जाता है। 96 ईयर की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ठीक है, उनको पद्म विभूषण मिल चुका था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2024 में सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति कौन है भारत के? आंसर का शिव नादर। शिव नादर HCL के फाउंडर हैं ये। ठीक है, तो इनको जो टॉप रैंक मिला है, सबसे ज़्यादा दान दिया इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इन्होंने 2153 करोड़ रुपए दान दिए। शिव नादर फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं। ओके, और टॉप 10 की अगर सूची देखेंगे तो नंबर 1 शिव नादर है, 2153 करोड़ रुपए दान दिया। फिर मुकेश अंबानी और उसका परिवार है 407 करोड़। फिर बजाज परिवार है 352 करोड़। कुमार मंगलम बिरला परिवार है, बाकी नंदन नीलेकनी और अलग अलग नाम ये देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आप लोग BPSC 71st BPSC की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो GS का फाउंडेशन बैच जो है ना वो चल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है शार्प लर्निंग, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लें, देख सकते हैं आप। ठीक है, और मेंबरशिप प्लान है ISPCS के लिए अलग से, और बेसिक मेंबरशिप अलग है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एक बार आप लोग संभल कर रहिएगा धोखेबाजों से। तो ये जो है ना, ये इस तरह के मैसेज आ सकते हैं आपको मेरे नाम से कि मैं सन्मय प्रकाश हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कृपया इसे सेव कर लें। तो इस तरह के फ्रॉड में आप मत पड़िएगा। ये नंबर आप ध्यान लिखिएगा, ये नंबर मेरा नहीं है। और आपको अगर कोई भी कांटेक्ट करना हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे जो है नंबरों से अकाउंट बनाया गया है, उसमें मेरा नाम भी दिख रहा होगा आपको, तो एक्चुअल मेरा नाम नहीं है। इसके मामले में कानूनी कार्रवाई भी की गई है। ठीक है, तो आप लोग सतर्क रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो अब विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।